चलिए आज हम क्लास 12th की अकाउंट का पार्ट फर्स्ट साझेदारी पढ़ेंगे। और ये हिंदी मीडियम का वीडियो है और इस पे हिंदी मीडियम से ही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है साझेदारी का लेखांकन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे पार्टनरशिप आई और पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंटिंग की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, पार्टनरशिप होती क्या है। तो सिंपली पार्टनरशिप जो होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी वैधानिक व्यापार के लाभ और हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी वैधानिक व्यापार के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि दो दोस्त हैं, ए है और बी है। ए और बी ने आपस में मिलकर कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस है, मतलब जो भी लाभ या हानि है, उसे आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ एक व्यक्ति है, सिर्फ ए है, तो वो व्यापार हमारा फिर साझेदारी का व्यापार नहीं कहलाएगा, वो फिर किसका व्यापार कहलाएगा? एकल स्वामित्व का। तो सिंपल सी मीनिंग थी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी वैधानिक व्यापार के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या कहती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की परिभाषा कहती है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध है। मतलब साझेदारी जो है, साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने व्यवसाय के लाभों को बांटने की सहमति दी है और जिसका संचालन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। जिन्होंने व्यवसाय के लाभों को बांटने की सहमति दी, व्यवसाय के लाभों को बांटने की सहमति दी का मतलब क्या है कि साझेदारी का जो व्यापार किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? लाभ को कमाने के लिए किया जाता है। जब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उस व्यापार से होने वाला जो भी लाभ है या हानि है उसे आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं और जिसका संचालन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। जिसका संचालन का मतलब ये कि जैसे हमने कहा कि तीन पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी, या तो व्यापार इन तीनों के द्वारा चलाया जा रहा हो, उसे कहा जाता है जिसका संचालन सभी के द्वारा। अगर तीनों व्यापार को चला रहे हैं साथ में मिलकर, वो कहलाएगा संचालन सभी के द्वारा। और अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ए और बी ने पूंजी तो लगाई है, लेकिन ए और बी काम नहीं कर रहे। काम कौन कर रहा है? सी काम कर रहा है। तो सी जो काम कर रहा है वो ए और बी दोनों की तरफ से भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सी सिर्फ अपनी तरफ से काम कर रहा है। मतलब सी जो है वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी फर्म को। मतलब सी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम किसका भी माना जाएगा? ए का भी माना जाएगा और बी का भी माना जाएगा। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध है जिन्होंने व्यवसाय के लाभों को, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने हानि का यूज नहीं किया है। हानि का यूज क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि लाभों को बांटने की सहमति दी है। क्या होता है कि लाभ तो सभी पार्टनर्स बांटते हैं, लेकिन हानि सभी पार्टनर्स नहीं बांटते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन से साझेदार या कौन से पार्टनर लाभ में हिस्सा लेते हैं और कौन से साझेदार लाभ में हिस्सा नहीं लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि कोई भी माइनर पार्टनर मतलब जो नाबालिग है, कोई भी नाबालिग साझेदार हमारे हानियों में हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा या हानियों में हिस्सा नहीं लेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ किसमें हिस्सा लेना होता है? वो सिर्फ लाभों को बांटता है। इसलिए यहाँ पे हानि का यूज नहीं किया गया है। इसके बाद है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसी को हम कहते हैं साझेदारी की विशेषताएं या
लक्षण, क्या क्या विशेषताएं होती हैं साझेदारी की। तो सबसे पहली विशेषता तो हमें यहाँ परिभाषा में दिख रही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। और अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति। और अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिए? 50 व्यक्ति। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, अधिक साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर हमारा साझेदारी का व्यवसाय है तो उसमें कम से कम न्यूनतम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। और अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम सीमा 50 तक निर्धारित की गई है। दूसरी विशेषता है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता, साझेदारी का जन्म ही समझौते से होता है। साझेदारी का जन्म ही समझौते से होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि साझेदारी का जन्म कैसे होता है। तो साझेदारी का जन्म जो होता है वो समझौते से होता है, जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। मतलब ये कि साझेदारी जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा? एक अनुबंध करवाना पड़ेगा, एक समझौता करवाना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। और वहीं से उस समझौते को करवाने से ही हमारी साझेदारी वहां से स्टार्ट होती। समझौते 2 तरह के होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। अभी हम समझौते के बारे में आगे बात करेंगे कि लिखित समझौता क्या होता है और ये मौखिक समझौता क्या होता है। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी का जो भी व्यवसाय है इसकी एक विशेषता ये भी है कि व्यवसाय हमेशा कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। मतलब कानून की नजर में साझेदारी का व्यवसाय कैसा? वैधानिक होना चाहिए। अगर हमारा व्यवसाय वैधानिक नहीं है तो वो फिर साझेदारी का व्यवसाय नहीं हो सकता है। मतलब साझेदारी ये कहता है कि व्यवसाय हमारा कैसा होना चाहिए? वैधानिक, कानून की नजर में सही होना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम के लिए हम साझेदारी नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है लाभ कमाना एवं विभाजन। साझेदारी जब भी हम करते हैं तो लाभ कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना। अब ऐसा तो नहीं कि हानि कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय किया जा रहा हो। तो व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के बाद जो भी लाभ कमाया गया है साझेदारी फर्म के द्वारा, उसका फिर क्या करना होता है? उसे फिर विभाजन करना होता है। किसके बीच में विभाजन करना होता है? साझेदारों के मध्य उसका विभाजन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पार्टनर पूरा का पूरा लाभ रखे, नहीं, सब जो भी लाभ कमाया गया है वो समस्त साझेदारों के बीच में विभाजित किया जाना चाहिए, जो भी उनके बीच में अनुपात तय किया गया है। और लास्ट पॉइंट है असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व के व्यापार में भी दायित्व क्या होता था हमारा? असीमित। असीमित दायित्व, यहाँ पे भी साझेदारी में भी जो दायित्व है साझेदारों को क्या है? असीमित दायित्व। सीमित दायित्व और असीमित दायित्व में फर्क समझना जरूरी है। दायित्व क्या चीज होती है? दायित्व वो चीज होती है जो भविष्य में हमें किसी को देनी है, वो हमारी क्या कहलाती है? दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है कि जैसे व्यापार में ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए बी और सी ने तीनों ने 10-10 हजार रुपए की पूंजी लगाई। 10,000 की पूंजी इसने लगाई, 10,000 रुपए की पूंजी इसने लगाई और 10,000 रुपए की पूंजी इसने लगाई। अब अगर व्यापार में लाभ नहीं हुआ, व्यापार में लाभ नहीं हुआ, हानि हो गई, और हानि हमारी बहुत ज्यादा हो गई, हमने मान लिया कि 1 लाख रुपए की हानि हो गई। अब व्यापार में जो पूंजी थी इनकी 30,000 रुपए, तो जब अत्यधिक हानि होने के कारण असीमित अगर दायित्व है तो वहां पे इस हानि की भरपाई करने के लिए इन्हें अपने संपत्तियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर हानि हमें बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें ए बी और इनकी निजी संपत्तियों का भी यूज करना पड़ता है। वो कहलाता है हमारा क्या? असीमित दायित्व। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए, परिभाषा और विशेषता के बाद अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख या विलेख, इसी को साझेदारी संलेख कहते हैं, इसी को विलेख भी कहते हैं। अनुबंध या समझौता, और अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। क्या होती है साझेदारी संलेख या विलेख? साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या विलेख कहा
जाता है। ठीक है, साझेदारी जब हम प्रारंभ करते हैं, साझेदारी जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हमने बताया कि सबसे पहले साझेदारी क्या करवाना पड़ता है, एक अग्रीमेंट करवाना पड़ता है, अनुबंध करवाना होता है। उस अनुबंध में क्या क्या चीजें होती हैं, उस अनुबंध में साझेदारों के अधिकारों के बारे में होता है, साझेदारों के कर्तव्यों के बारे में होता है, साझेदारों के दायित्वों को के बारे में होता है, उनके बीच में ये एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। या मैं सिंपल एक लाइन में बात करूं तुमसे, तो जैसे हमने कहा कि ये हमारा ए पार्टनर है, ये हमारा बी पार्टनर है, इन दोनों ने पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया और ये इनकी फर्म है। तो मैं एक लाइन में अगर कहूं तो साझेदारी जैसे ए है और बी, तो ए से जुड़ी हुई, बी से जुड़ी हुई और उनके फर्म से जुड़ी हुई हर छोटी सी छोटी जानकारी हमारे साझेदारी संलेख में क्या होती है, लिखी हुई होती है। ठीक है, ए से जुड़ी हुई, बी से जुड़ी हुई और उनके फर्म से जुड़ी हुई हर छोटी सी छोटी जानकारी किसके बीच कहाँ लिखी हुई होती है, साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती है। ठीक है, साझेदारी संलेख जो होता है, हमारा पार्टनरशिप डीड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक वो जिसे लिखा ना गया हो और लिखित वो होता है जिसे कहीं पे भी लिखा गया हो। ठीक है, साझेदारी संलेख बनाना पहली चीज तो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर है कि हम साझेदारी संलेख बना रहे हैं कि साझेदारी संलेख नहीं बना रहे हैं। ठीक, फिर एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, क्या साझेदारी संलेख मौखिक होना चाहिए कि लिखित होना चाहिए? तो यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है कि हम मौखिक करें और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि हम लिखित समझौता करें। ये भी साझेदारों के ऊपर है कि वो मौखिक समझौता करना चाहते हैं कि लिखित समझौता करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए और कैसा समझौता बनाना चाहिए, लिखित समझौता बनाना चाहिए, क्योंकि लिखित समझौते के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। वो क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं लिखित समझौते के, वो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक, इसके बाद है साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आखिर साझेदारी संलेख में क्या क्या चीजें होती हैं? तो जैसे हमने पहले ही बात की है कि साझेदारी संलेख में हर छोटी सी छोटी चीज जो ए से जुड़ी है, बी से जुड़ी है और फर्म से जुड़ी है, वो कहाँ पे होती है, साझेदारी संलेख में लिखी होती है। जैसे फर्म का नाम एवं पता, जो भी इन्होंने फर्म स्टार्ट की है उस फर्म का नाम क्या है और वो फर्म कहाँ पे स्थित है, कौन से एरिया में वो कार्य कर रही है। दूसरा, साझेदारों के नाम व पते, इन साझेदारों के क्या नाम हैं, क्या पते हैं, कहाँ ये रहते हैं। प्रत्येक साझेदारों द्वारा विनियोजित पूंजी, प्रत्येक साझेदार ने कितनी व्यवसाय में पूंजी लगाई है, इस चीज का भी जिक्र होता है। साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरण पर ब्याज की दर, साझेदार को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज, साझेदार से लिया जाने वाला आहरण पर ब्याज, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की क्या दर होगी, इस चीज का भी जिक्र साझेदारी संलेख में किया जाता है। साझेदार को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन आदि, किस साझेदार को कितना वेतन मिलेगा, किस साझेदार को किस दर पर कमीशन मिलेगा, इन सारी चीजों का भी जिक्र हमारे साझेदारी संलेख में किया जाता है। साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, सबसे बड़ी बात साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, साझेदारों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से काम उन्हें करने हैं, कौन कौन से काम उन्हें नहीं करने हैं, तथा उनके क्या क्या दायित्व होने चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र साझेदारी संलेख में किया जाता है। फर्म के विघटन की प्रक्रिया आदि। ठीक है, फर्म हमने पढ़ा कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है, तो साझेदारी का अंत कैसे होगा, विघटन मतलब साझेदारी का अंत, तो कौन सी प्रक्रिया से हमारे साझेदारी का अंत किया जाएगा। ये कुछ अहम पॉइंट थे, बाकी होते तो बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ अहम पॉइंट थे जिसको साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं और साझेदारी संलेख क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या होता है। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या हुआ में साझेदारी के नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा था कि साझेदारी संलेख हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा लिखित समझौता होता है और एक हमारा मौखिक समझौता होता है। और हमने ये भी जाना था
कि हम कोई भी समझौता करवा सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखित समझौता ही कराएं और ना ही ये जरूरी है कि हम मौखिक समझौता करवाएं। पर क्या हो अगर समझौता किया ही ना गया हो, क्योंकि हमने ये भी सीखा था कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि कैसा होता है, ये ऐच्छिक होता है। तो जब अनिवार्य नहीं है तो जरूरी नहीं कि सभी लोग साझेदारी संलेख बनाते ही हों। तो क्या नियम होंगे जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी के क्या नियम लागू होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब भी इसकी अहमियत हर जगह, मतलब हर क्वेश्चंस में पड़ेगी, क्योंकि हमें वहाँ पे बताया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा वहाँ पे कि किस क्वेश्चन में साझेदारी संलेख है और किस क्वेश्चन में साझेदारी संलेख नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख होगी तो फिर तो जैसी साझेदारी संलेख कहेगी वैसा उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में साझेदारी संलेख नहीं होगा, मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट या समझौता नहीं हुआ होगा, उस कंडीशन में फिर हमें इन नियमों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, देखते हैं कौन से नियम होते हैं। जब भी साझेदारी संलेख का अभाव होगा, मतलब जब भी हमारे बीच में एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं किया गया होगा, उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत इन नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहला नियम है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर, मतलब जो भी लाभ हानि होगा, फर्म के द्वारा जो भी लाभ हानि कमाया जाएगा, किसी भी साझेदारी संलेख के अभाव में ये कैसा लाभ बांटा जाएगा, ये लाभ हमेशा बराबर बांटा जाएगा सभी साझेदारों के बीच में। जितने भी साझेदार होंगे सभी के मध्य जो है ये लाभ हानि कैसा बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज। किसी भी पार्टनर को, जो साझेदार ने पूंजी का विनियोजित किया है, तो विनियोजित पूंजी पर किसी भी प्रकार का उन्हें ब्याज प्राप्त नहीं होगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये कि किसी भी साझेदार द्वारा अगर आहरण किया गया है तो उस आहरण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। किससे? आहरण से। मतलब फर्म जो है किसी भी पार्टनर से कोई भी ब्याज चार्ज नहीं कर सकता है। चौथा है सैलरी कमीशन नॉट गिवन, वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी दी जाएगी और ना ही कमीशन दिया जाएगा, या मैं कहूँ अन्य प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी मेहनताना साझेदार को नहीं दिया जाएगा। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब ऋण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि पूंजी के अलावा फर्म को अगर पार्टनर कुछ और पैसा देता है, फर्म को अगर कुछ और पैसा देता है पूंजी के अलावा, उसे हम कहते हैं ऋण, लोन गिवन बाय द पार्टनर। ठीक है। अगर साझेदार द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण फर्म को दिया गया है तो उस दिए गए ऋण पर उसे 6% प्रतिवर्ष का ब्याज दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन पे लिखा हो और चाहे क्वेश्चन पे ना लिखा हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है। एक लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा और दूसरा ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बाकी सब में तो नहीं ही नहीं है, मतलब पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा, वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बंटवारा। मतलब साझेदारी फर्म में लाभ हानि को कितने तरीकों से बांटा जाता है, वो कौन कौन से तरीके होते हैं जैसे जिससे लाभ हानि को बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये केस 3 है, 3 केस हैं। इन्हीं 3 तरीकों में से हर क्वेश्चन पे कोई ना कोई एक क्या तरीका लगेगा। मतलब ये कि या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा। ठीक है। सबसे पहला केस है जब क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात क्वेश्चन में हमें मिलेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे साझेदारी संलेख में ये लिखा हुआ होगा कि किस अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा किया जाएगा। हमने माना कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाई है और बी ने कितनी पूंजी लगाई है, 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। और साझेदारी संलेख में लिखा था कि 1:2, 1:2।
इस तरह का अनुपात हमें क्वेश्चन पे दिया गया था, तो 1:2 में लाभ हानि को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो लाभ हुआ है उस साल का हमारे पास जो प्रॉफिट है 30,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, कितने का, 30,000 का। ठीक है, जब भी हमें अनुपात इस तरह से मिलेगा तो सबसे पहला काम हमारा होगा अनुपात को जोड़ लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और +2 कितना हो जाएगा, 3, 1/3, 1/2/3। अनुपात में ध्यान रखना है हमें कि अनुपात का ये अंश होता है, ये हर होता है, हर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना हर यहाँ है उतना यह हर यहाँ होना चाहिए। अगर हमारा हर बराबर नहीं है तो उसे हमें एलसीएम लेके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि प्रॉफिट के टोटल 3 हिस्से होंगे, 3 में से एक हिस्सा ए को मिलेगा और 2 हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। मतलब प्रॉफिट के टोटल, ये 3 लिखने का कारण क्या है, प्रॉफिट के टोटल 3 हिस्से होते हैं, उस 3 में से एक हिस्सा ए को मिलेगा और 2 हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। भाई प्रॉफिट का तो पहले एक ही हिस्सा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉफिट 30,000, तो ये तो पहले एक हिस्सा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3/3, और ये कितना हो जाएगा, 1। मतलब प्रॉफिट का पहले हमारे पास एक ही हिस्सा है, फिर उस एक हिस्से का हम बंटवारा करेंगे, उस एक हिस्से के हम 3 हिस्से करेंगे, 3 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और 2 हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। अब इसको बांटने का तरीका क्या होता है, जब हम ए का बंटवारा करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का था, 30,000 का था, ए को कितना मिल रहा है, 1/3, मतलब टोटल प्रॉफिट का एक हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। इसी तरह जब हम बी को बांटेंगे तो टोटल प्रॉफिट 30 × 2/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20,000। ठीक है, ये था पहला तरीका। जब क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात दिया गया हो तब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का बंटवारा हमें उसी अनुपात में कर देना है। दूसरा तरीका कहता है केस 2, जब क्वेश्चन पे कहा जाए लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में, मतलब ये कि क्वेश्चन इस बार ये बताएगा कि लाभ और हानि का जो बंटवारा करना है वो साझेदारों द्वारा विनियोजित पूंजी के अनुपात में करना है। मतलब जिस अनुपात में जिसने पूंजी का विनियोजित किया है, जिस अनुपात में जिसने पूंजी लगाई है, उसी के अनुपात में लाभ और हानि का क्या करना, बंटवारा करना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें अनुपात डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया होगा, हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, मतलब हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। और अनुपात कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे बोला है पूंजी के अनुपात में, मतलब ये जो अनुपात होगा पूंजी की मदद से अनुपात हमारा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, पूंजी। तो पूंजी जैसे हमने कहा कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए ने 50,000 की पूंजी लगाई है और बी ने कितनी लगाई है, 1 लाख। जब भी हमें बोलेगा पूंजी के अनुपात में तो हमें पूंजी को काट के इतना छोटा कर देना है कि वो क्या बन जाए, हमारा अनुपात बन जाए। जैसे हम इसको काटेंगे तो 4 0 इसके कट जाएंगे और 4 0 इसके कट जाएंगे, कितना बचा, 5 और 10। अभी भी ये कट जाएगा, 5 1 5 और 5 दूनी 10, मतलब हमारा अनुपात कितना आ गया, 1:2। अब ये सिचुएशन यहाँ, जैसे यहाँ पे अनुपात दिया गया था उस पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ किया था। क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 1/3 और 2/3। अब हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अब आसानी से हमारा अनुपात में हम लाभ को बांट सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है जब क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात के बारे में कुछ भी न कहा जाए, इसका मतलब ये है कि ना ही हमें ये पहला तरीका बताया गया होगा क्वेश्चन पे, ना ही हमें ये दूसरा, ना ही क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात दिया गया होगा और ना ही क्वेश्चन में कहा गया होगा पूंजी के अनुपात में। तब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही केस फर्स्ट की ना ही केस सेकंड की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टनर ने कितनी पूंजी का विनियोजन किया है। ठीक है, हमने जैसे देखा कि हमारे पास ए और बी 2 पार्टनर है, एक ने 50,000 की पूंजी लगाई, एक ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई, पर लाभ हानि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, ना ही पूंजी के अनुपात के बारे में कुछ कहा गया है और ना ही अनुपात हमें दिया गया है। ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि लाभ और हानि क्या बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। मतलब जितने भी पार्टनर होंगे सभी के मध्य बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटा जाएगा। तो जितने भी पार्टनर होंगे सभी पार्टनर के सामने हमें क्या लिखना है, 1 और 1, और इसको फिर जोड़ देना है 1/2 और 1/2। मतलब प्रॉफिट के टोटल 2 हिस्से होंगे, आधा एक हिस्सा इसको मिलेगा और एक हिस्सा इसको मिलेगा। ठीक है,
तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बंटवारा। हर क्वेश्चन में हमें इन्हीं 3 तरीकों में से किसी न किसी एक तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, हमने पढ़ा था साझेदारी में कि जब भी 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर किसी भी वैधानिक व्यापार के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। हमने यहाँ पे सीखा था कि साझेदार क्या करते हैं, जैसे दो लोग मिलकर कोई भी फर्म चालू करते हैं, साझेदारी एक फर्म बनाते हैं, कुछ पूंजी ये लगाता है, कुछ पूंजी ये लगाता है, और उन्होंने एक फर्म या एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे 2 पार्टी, ये हमारे साझेदार हो गए और ये हमारी क्या हो गई, साझेदारी फर्म हो गई। यहाँ पे हमें 2 खातों के बारे में पढ़ना है। एक खाता है पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता, और दूसरा खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते। यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, एक हमारी साझेदारी फर्म हो गई। तो ये जो खाता बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता, ये किसके बिहाफ में बनाया जाता है, फर्म के बिहाफ में। मतलब यहाँ पे फर्म के द्वारा जो भी काम किया जाएगा या जो भी बंटवारा किया जाएगा, फर्म के द्वारा सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के बिहाफ में हम बनाएंगे, और पार्टनर्स की जितनी भी डिटेल्स होंगी, पार्टनर्स के जितने भी लेन देन होंगे, वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाते। मतलब ये कि एक बार हम फर्म के अनुसार से सोचेंगे और एक बार हम किसके अनुसार सोचेंगे, पार्टनर्स के अनुसार। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, तो ये कौन बनाएगा, ये फर्म बनाएगी। ठीक है, और जब हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो किसके तरह सोचेंगे, हम पार्टनर्स की तरह सोचेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हमें फर्म के हिसाब से चलना है। ठीक, तो 2 खाते हमें पढ़ने हैं, एक लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इसी को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन या नियोजन का मतलब होता है बंटवारा। इसका मतलब क्या होता है, बंटवारा। किस चीज का बंटवारा, लाभ और हानि का बंटवारा, कि साझेदारी फर्म द्वारा जो भी लाभ कमाया गया है उसका बंटवारा कैसे होता है। देखिए, यहाँ तक लाभ हानि ये खाता हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाभ हानि ये हम खाता पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, पिछले साल क्लास 11th में जब हम एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमने अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चीजें और जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे नाम में जुड़ गया लाभ हानि, तो हमने पढ़ा था नाम में क्या जुड़ गया, नियोजन। तो यहाँ पे हम नियोजन दिखाएंगे, मतलब बंटवारा दिखाएंगे। किस चीज का बंटवारा दिखाना, हमें लाभ और हानि का बंटवारा दिखाना है। ठीक है, पहले देखते हैं कि खाता है क्या, फिर हम समझते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, नियोजन को ही हम क्या कह सकते हैं, बंटवारा। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि का विस्तार मात्र। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि का विस्तार मात्र। पिछले साल हमने जब पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। और फिर हमने पढ़ी थी क्या, बैलेंस शीट। मतलब पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या हमारा नेट लॉस। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में अगर नेट प्रॉफिट होता था तो ये नेट प्रॉफिट आके कैपिटल से क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, और अगर नेट लॉस होता था तो ये आके कैपिटल से क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। देखिए, वहां क्या था, एकल स्वामित्व के बिजनेस में, एकल स्वामित्व के बिजनेस में जो पूंजी लगाता था वो सिर्फ एक अकेला आदमी लगाता था। तो वहां पे हमें लाभ के बंटवारे की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो भी लाभ होता था तो उस अकेले इंसान को ही मिलता था जो उसका बिजनेस का स्वामी होता था। तो इसलिए जो भी हमारा लाभ होता था, जो भी हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता था, वो कैपिटल से जाके, पूंजी से जाके डायरेक्ट क्या जाता था, जुड़ जाता था। पर यहाँ पे अब बात कुछ दूसरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूंजी लगाने वाले 2 या 2 से अधिक लोग हैं। यहाँ पे पूंजी लगाने वाले 2 या 2 से अधिक लोग हैं। तो जब पूंजी 2 या 2 से अधिक लोग लगा रहे हैं, तो जो लाभ का बंटवारा होगा वो भी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ तक की अकाउंटिंग हमारी सेम है,
मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट भी सेम बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम बनेंगे। मतलब प्रॉफिट निकालने का तरीका जैसा हमारा एकल स्वामित्व के व्यापार में था, सोल प्रोप्राइटरशिप में था, वही तरीका अभी भी हमारे पार्टनरशिप में होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ेगा, लाभ और हानि का बंटवारा करना पड़ेगा, इसलिए अब इस बैलेंस शीट की जगह, अब इस बैलेंस शीट से पहले हमें एक नया खाता बनाना पड़ेगा, और वही खाता क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन, लाभ हानि नियोजन खाता। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलेगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पे हम लाभ हानि के बंटवारे को दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, लाभ हानि को इसीलिए कहा गया है लाभ हानि विनियोजन, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि का विस्तार मात्र है। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट हुआ ये यहाँ ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होता है तो वो इधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा। क्योंकि अकाउंट में ये एक रूल हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी आइटम अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर वो डेबिट में है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होकर क्रेडिट में जाएगा, और अगर क्रेडिट में है तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ये रूल हमेशा एकदम याद रखना, और ये रूल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही मदद करता है। कभी भी अगर हम किसी भी आइटम के बारे में हमें नहीं पता है कि ये आइटम हमें डेबिट में लिखना है कि ये आइटम हमें क्रेडिट में लिखना है, तो सिर्फ इस रूल की मदद से, सिर्फ इस रूल की मदद से हम उसको एकदम सही जगह पे लिख सकते हैं। बस ये याद रखना कि अगर वो डेबिट में है तो डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा, वो डेबिट में जाएगा। क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज डबल एस्पेक्ट्स, मतलब एक हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, आगे यह लाभ हानि के विभाजन को दिखाता है। ये किस चीज को दिखाता है, ये जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, इस नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा, इस नेट प्रॉफिट के बंटवारे को दिखाया गया है कि ये नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ कैसे साझेदारों के मध्य बांटा गया है। यह लाभ हानि के विभाजन को दिखाता है कि फर्म द्वारा कमाए गए लाभ हानि का विभाजन साझेदारों के मध्य किस प्रकार से किया गया है। ये क्या बताता है कि फर्म ने जो भी लाभ हानि कमाया है उसका बंटवारा साझेदारों के मध्य किस प्रकार से किया गया है। सभी समायोजन को इसी माध्यम से किया जाता है। सभी समायोजन, समायोजन के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होते हैं समायोजन। जितने भी समायोजन होते हैं, जितनी भी चीजें, जैसे पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया, ये जितने भी समायोजन हैं वो सब इसी के माध्यम से किए जाते हैं। इसके बाद है लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं, कि क्या विशेषताएं होती हैं इस खाते की, लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं। तो सबसे पहले विशेषता तो यही लिखी हुई है कि लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि का विस्तार मात्र है, लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि का विस्तार मात्र है। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, ये इसी लाभ हानि का अगला भाग है। ये इसी लाभ हानि का क्या है, अगला भाग है। उसको और विस्तृत हमने किया है, जिसे नाम दिया है लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा, यह एक नाम मात्र मतलब नॉमिनल खाता है, यह एक नाम मात्र। हमने पिछले साल 3 तरह के खाते पढ़े थे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक, नाम मात्र का क्या नियम था, नाम मात्र का नियम था समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट, समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट। मतलब वो सभी खाते नाम मात्र के खाते कहलाएंगे जिसके डेबिट में 2 साइड होती है, जैसे ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। जिस खाते के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, व्यय या हानि, वो क्या है हमारा डेबिट, और जिस खाते में आय या लाभ हम क्रेडिट में लिखेंगे वो खाता कौन सा कहलाएगा, हमारा नाम मात्र का खाता। इसका मतलब है इस खाते में भी डेबिट साइड में हम सभी व्यय एवं हानियों को प्रदर्शित करेंगे और क्रेडिट साइड में सभी आय एवं लाभ को प्रदर्शित करेंगे। अब किसका आय और व्यय है, किसका लाभ या वो है गेन है, ये हम आगे बात करेंगे जब अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। तीसरा है, यह सिर्फ साझेदारी फर्म द्वारा बनाया जाता है। ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है ये किसी अन्य व्यापार के द्वारा नहीं बनाया जाता है। मतलब ये सिर्फ साझेदारी व्यापार द्वारा ही बनाया जाता है, ना ही इसे एकल स्वामित्व के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे भी लाभ को बांटने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। लाभ का बंटवारा सिर्फ कहाँ होता है, साझेदारी व्यापार में। तो ये सबसे अहम इसकी विशेषता है कि यह सिर्फ साझेदारी फर्म द्वारा बनाया जाता है, इसे अन्य कोई भी व्यापार नहीं बनाता है।
चौथा, इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती है। अब इस खाते के डेबिट में क्या लिखना है, इस खाते के क्रेडिट में क्या लिखना है, इस चीज को कौन बताएगा, इस चीज को निर्देशित कौन करता है, इसे निर्देशित करता है हमारा साझेदारी संलेख। इसे कौन निर्देशित करता है, साझेदारी संलेख। अथवा और अगर साझेदारी संलेख नहीं तो फिर इसे कौन निर्देशित करता है, इसे करता है साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत जो हमने अभी रूल पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या रूल पढ़े थे हमने, भारतीय साझेदारी संलेख के अब हमने नियम पढ़े थे ना, 5 नियम पढ़े थे कि लाभ हानि बराबर बटा जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं प्राप्त होगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा और साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% प्रतिवर्ष का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां, मतलब जितनी भी प्रविष्टियां, जितने भी आइटम इस खाते में आएंगे कि क्या डेबिट में आना है, क्या क्रेडिट में आना है, वो कौन बताएगा हमें, या तो साझेदारी संलेख बताएगा या तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बताएगा हमें। यह खाता वर्ष के लाभ हानि के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। यह जो खाता है क्या बताता है, वर्ष का जो भी लाभ हानि हुआ है उसका बंटवारा कैसे किया गया है, इस चीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये था लाभ हानि नियोजन खाता और उसकी विशेषताएं। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है इसके डेबिट साइड में, क्या होता है इसके क्रेडिट में, क्या क्या चीजें इसके डेबिट में लिखनी है और क्या क्या चीजें इसके क्रेडिट में लिखनी है। अब हम देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज आइटम्स डेबिट में आते हैं, कौन से आइटम क्रेडिट में आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, हमने कहा इसकी विशेषताएं में हमने पढ़ा था कि लाभ हानि खाता जो होता है वो लाभ हानि का विस्तार मात्र होता है। इसका मतलब ये है कि इस खाते के पहले, इस अकाउंट के पहले हमें लाभ हानि बनाना होता है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, जो लाभ हानि हम बनाते हैं, उससे जो नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है, अगर नेट प्रॉफिट निकलता है तो वो किधर पहुंचता है, ये बैलेंस ट्रांसफर होकर आता है, और लॉस होता है तो किधर आता है, इधर आता है। इन दो में से कोई भी एक आइटम ही आएगा, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस में लॉस होगा। लॉस हमें रेयर केस में होता है। ठीक है, ज्यादातर बिजनेस में हमें क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इस अकाउंट को जब बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ये पता है हमें डेबिट साइड होता है, ये पता है हमें क्रेडिट साइड होता है। और हमने इसके फीचर्स में, इसकी विशेषताएं में हमने पढ़ा था कि एक नाम मात्र का खाता होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है, और हर वो खाता जो नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है, नाम मात्र का खाता जो होता है, उसके डेबिट में सारे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट में सारी इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब आय एवं लाभ को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो खाता तैयार किया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता, ये किसके अनुसार तैयार किया जाता है, फर्म के आधार पे, फर्म के अनुसार तैयार किया जाता है। यहाँ पे जितनी भी एंट्रियां हम करेंगे तो फर्म को सोच के करेंगे कि फर्म के लिए कौन से आइटम्स एक्सपेंसेस हैं, कौन से आइटम इनकम्स हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पार्टनर्स, ये हमारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं, और ये हमारी फर्म है। मान लो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की। अब अगर पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं फर्म में, तो फर्म से भी इनको रिवार्ड में कुछ चाहिए, इसके बदले में, कैपिटल के बदले में कुछ चाहिए, तो फर्म इन्हें क्या देती है, इन्हें देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब फर्म इन्हें पूंजी पर ब्याज दे रही है, तो फर्म के पास ये पैसा आ रहा है, जा रहा है, ये पैसा फर्म के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है, तो फर्म के लिए क्या, ये खर्चा। तो सबसे पहला आइटम इधर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा, ये फर्म के लिए क्या, हमारा खर्चा। दूसरा, सैलरी फर्म को मिलेगी कि पार्टनर्स को मिलेगी, सैलरी फर्म को मिलेगी, पार्टनर, फर्म को थोड़ी मिलेगी सैलरी, फर्म को देगी किसको, पार्टनर को, तो सैलरी भी क्या है, पार्टनर के लिए तो फायदा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा। कमीशन भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आइटम्स जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, इन सभी में फर्म के पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में हम फर्म के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे।
क्रेडिट साइड में फर्म के लिए जो भी आय है, जो भी लाभ है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जब बैलेंस हमारा ट्रांसफर होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद दूसरा आइटम जो इधर आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर करेगी ड्राइंग, ये फर्म करेगी। ड्राइंग के बारे में हमने पढ़ा था कि कारण क्या होता है, जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जो भी कैश या गुड्स का विड्रॉन करता है, उसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो कहलाती है क्या? हमारी ड्राइंग। तो बिजनेस तो नहीं निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? बिजनेसमैन निकाल रहा है। तो ड्राइंग कौन करेगा? पार्टनर ड्राइंग करेंगे। जब कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर से देती है। इस बार अब पैसा इधर से इधर जाएगा, मतलब ये फर्म के लिए क्या है? आय। इधर सिर्फ दो ही आइटम आते हैं, एक तो बैलेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो वहां से ट्रांसफर होकर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरी चीज क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी ड्राइंग होगा, ए का वो ए का सामने, बी का बी के सामने, और दोनों का टोटल बाहर। उसके बाद जितने भी आइटम है वो सब किधर आ रहे हैं? क्रेडिट साइड में आ रहे हैं। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें डाटा में यही दोनों चीजें ढूंढनी है, और उसके बाद फिर हमें इधर आना है। इधर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज और कैपिटल मतलब पूंजी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिंदी मीडियम के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी में अब उनको सारी चीजें लिखनी इंग्लिश है, तो थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सैलरी क्या है, कमीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इतना तो पता है कि इंटरेस्ट मतलब होता है क्या? ब्याज, और कैपिटल मतलब होती है पूंजी। तो इनको तोड़ के जोड़ देना है। इनको पहले इंग्लिश को हिंदी में तोड़ के और जोड़ देना है, तो अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की होगी, जो भी बी का होगा, दोनों का टोटल बाहर। उसके बाद है टू पार्टनर सैलरी। सैलरी ध्यान रखना है, ये पार्टनर्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो किसके लिए हो रही है? पार्टनर्स के लिए हो रही है। सैलरी जो भी ए की होगी, जो भी बी की होगी, और दोनों का टोटल। कमीशन ए का, बी का, और बाहर टू ट्रांसफर टू रिजर्व। कभी कभी हम अपने लाभ का कुछ हिस्सा संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है? संचय होता है। और संचय हमारा क्या होता है? संचय हमारा ही प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, जो हम भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। ये क्वेश्चन पे हमें बताया जाएगा, ठीक है, कि कितना पैसा हमें या कितने % हमें रिजर्व में, संचय खाते में ट्रांसफर करना है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये रेयर क्वेश्चंस में मिलेगा, एमपी बोर्ड में तो बहुत ही कम, 1 या 2 क्वेश्चन में है शायद, बाकी में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जो हर क्वेश्चन में तुम्हें डाटा मिलेगा वो ये मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन भी बहुत कम मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतनी एंट्री करने के बाद हमें अकाउंट को क्लोज करना होता है। हमें अकाउंट को क्लोज करना होता है। क्लोज करने का जो तरीका होता है, जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो, अगर हम कहें कि इधर अगर हमने लिखा, इधर मान लो 10,000 रुपए है और इधर लिखा है 12,000 रुपए, अब ये बताओ मुझे किस साइड का टोटल ज्यादा है? दिख रहा है कि 10,000 डेबिट में है और 12,000 क्रेडिट में है, मतलब किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का। तो हमने कहा जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो, उस साइड का टोटल दोनों साइड लिखो। ज्यादा वाला टोटल हमें लिखना है दोनों साइड। उसके बाद ज्यादा वाले टोटल से कम को माइनस कर देना है। तो 12,000 में 10,000 हम माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये इनकम का साइड है। 12,000 रुपए की इनकम हुई है, 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का बचा? 2,000 का। और ये जो होता है, ये हमेशा, इसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, ये हमेशा उस साइड लिखा जाएगा जिस साइड का टोटल क्या है? कम है। अगर खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या होता है? हानि होती है। अगर इनकम ज्यादा है, खर्चे कम होते हैं, तो क्या होता है? लाभ होता है। यहाँ पे हमारी इनकम ज्यादा थी, खर्चे कम थे, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इसी का उल्टा मान लेते हैं, इस बार हम मान लेते हैं 10,000 इधर का टोटल है और 8,000 इधर का टोटल है। इस बार अब डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब खर्चे हमारे क्या है? ज्यादा हैं। खर्चे हमारे ज्यादा हैं, तो इस बार इधर का टोटल दोनों साइड आएगा। इधर भी 10,000 रुपए लिखेंगे और इधर भी हम 10,000 रुपए लिखेंगे। उसके बाद इस 10,000 में इसको 8,000 को घटाएंगे, और 8,000 घटाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस बार उसे क्या नाम देंगे? बाई नेट लॉस। जो भी
आएगा बैलेंसिंग फिगर 2000 रुपये का, वो इधर नेट लॉस के नाम से लिखा जाएगा। और जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे भी लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। कब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना है, जैसे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखा है और करेंट अकाउंट, मतलब कब कैपिटल अकाउंट लिखना है कब करेंट अकाउंट लिखना है, ये हम आगे बात करेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे कि कब हमें कैपिटल अकाउंट का यूज़ करना है और कब हमें करेंट अकाउंट का यूज़ करना है। इस फॉर्मेट को याद करने का जो तरीका है, बस क्रेडिट साइड को याद कर लेना है, क्रेडिट साइड को याद कर लेना है और डेबिट अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन को हमेशा इधर से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यकीन मानिए उस तरीके से आप 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट।